नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम अंतिम पोयम क्लास 11th की अंतिम पोयम फादर टू सन, पिता अपने पुत्र से, इसके कवि हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। फादर टू सन के। इसमें पिता और पुत्र का संबंध का वर्णन किया गया है कि जब बच्चे 18 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं तो पिता और पुत्र के बीच कैसा संबंध रहता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे। अंडरस्टैंड यानी समझना, बिल्ड यानी बनाना, रिलेशनशिप यानी संबंध या संबंधी, आपसी समझ, तो आप प्रत्येक स्टेंजा का अर्थ देखेंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। कभी कहते हैं कि मुझे यह बच्चा समझ में नहीं आता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे यह बच्चा समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर उनका स्वयं का पुत्र है तो उन्होंने दिस चाइल्ड यूज किया, जबकि माई चाइल्ड नहीं कहा, क्योंकि अब आपसी रिलेशन जो है इतनी दूरी बढ़ जाती है, इतना संबंध दूर हो जाता है कि अपनत्व शायद कम जाता है। जो बचपन में बच्चों का संबंध होता है, छोटे में जो संबंध होता है, वह है जैसे ही बच्चे युवावस्था में पहुंच जाते हैं तो उनका संबंध पिता से पुत्र का दूरियां बढ़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने दिस चाइल्ड यूज किया है, दिस चाइल्ड, माई चाइल्ड नहीं यूज किया है, दिस चाइल्ड। मुझे यह बच्चा समझ में नहीं आता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे यह बच्चा समझ में नहीं आता है। दो वी हैव लिव टूगेदर नाउ, हालांकि हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हालांकि हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं। दो वी हैव लिव टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हालांकि हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं कई वर्षों से। फॉर ईयर्स, कई वर्षों से, हालांकि हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं कई वर्षों से। आई नो, फिर भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आई नो नथिंग ऑफ हिम, फिर भी मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। So try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. इसलिए जब वह छोटा था, he was when small, इसलिए जब वह छोटा था तब से एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता था। इसलिए जब वह छोटा था, he was when small, जब वह छोटा था तब से एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता था, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता था। Yet have I killed, यद्यपि फिर भी मैंने उसे
मार दिया है, फिर भी वह रिश्ते को मैंने मार दिया है, वह रिश्ता मेरा समाप्त हो गया है, वह मेरे रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरा ही बेटा है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, और अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी प्रकार का रिश्ता बनाने का प्रयास करता हूँ जिस प्रकार की वह जब छोटा था, बचपन था। यहाँ पर मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि यहाँ 18 से अधिक की उम्र के बच्चों के लिए वर्णन किया गया है। एक पिता और पुत्र का संबंध बताया गया है, और कहें तो जब मैरिज हो जाती है, जब बच्चों की शादी हो जाती है, तो पिता और पुत्र का क्या संबंध रह जाता है, किस प्रकार की दूरियां बढ़ जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। बहुत अच्छी पोएम है ये, और यथार्थ पर है, जो आज वर्तमान में घटित हो रहा है उस पर यह पोएम है। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। प्रत्येक स्टेंजा का लिखा हुआ है सीड, सीड यानी बीज, सीड यानी बीज, लैंड यानी भूमि, लैंड यानी भूमि, स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, शेयर, शेयर यानी साझा करना, शेयर यानी साझा करना, डिज़ाइन यानी योजना, डिज़ाइन यानी योजना, बिल्ट यानी बनाना, एयर यानी हवा, साइन यानी चिन्ह, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, अब प्रत्येक स्टेंजा का अर्थ समझते हैं। द सीड आई स्पेंड और शोन इट वेयर, वह बीज जिसे मैंने बोया था, वह बीज जिसे मैंने खर्च कर दिया या बोया है। द सीड, सीड यानी बीज, आई स्पेंट यानी मैंने खर्च कर दिया है, अथवा और या सोन इट जिसे या बोया है, इट वेयर जहां, इट वेयर जहां। फिर से देखें, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, वह बीज जिसे मैंने खर्च कर दिया है या बोया है। अर्थात वह पुत्र जो मेरा है, जो मेरा है, स्वयं मेरा है, जिसे मैंने पाला पोसा है, बड़ा किया है, इट वेयर जहां द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जहां भूमि उसकी है और मेरी नहीं है। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जहां भूमि उसकी है और मेरी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब उसका सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। वह मेरा बेटा है, लेकिन मेरा उस पर कोई भी अब आधिपत्य नहीं है, मेरी कोई भी बात वह अब नहीं मानता है, मेरे कहने पर वह अब नहीं चलता है। We speak like strangers, there's no sign. We speak like strangers, there's no sign. हम अजनबियों की तरह बोलते हैं। अब जब हमें बातें करना होता है तो हम एक अपरिचित की तरह बात करते हैं, अजनबियों की तरह बात करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि
पिता और पुत्र बात करता है। पिता और पुत्र बात कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा, एक अजनबियों की तरह बात करते हैं। जितना काम होता है उतना बोलते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बोलते हैं, अपरिचित की तरह बोलते हैं। देयर्स नो साइन of understanding in the air, there's no sign of understanding in the air, हवा में समझ का कोई संकेत नहीं है। हवा में भी यानी दूर दूर तक हम दोनों में समझ का कोई संकेत ही नहीं है। ना मैं समझने को तैयार हूं, ना मेरा पुत्र समझने को तैयार। दूर दूर तक हम दोनों में समझ नहीं है कि हम उसको समझे और वह हमें समझे। हवा में समझ का कोई संकेत नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। तो इसका अर्थ है यद्यपि वह शरीर और शक्ल में पिता की योजना के अनुरूप ही विकसित हुआ है। दिस चाइल्ड, यह बच्चा, इज बिल्ट टू माई डिजाइन। यद्यपि वह शरीर और शक्ल में पिता की योजना के अनुरूप ही विकसित हुआ है। Yet what he loves I cannot share। लेकिन जिन चीजों को वह प्यार करता है उसमें उसकी भागीदारी नहीं कर सकता। लेकिन जिन चीजों को वह प्यार करता है मैं उन चीजों को साझा नहीं कर सकता। मैं साझा नहीं कर सकता, मैं बांट नहीं सकता। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। साइलेंस, साइलेंस यानी बोल चाल ना होना, एकदम शांत। साइलेंस यानी बोल चाल ना होना। सराउंड्स, सराउंड्स यानी होता है चारों तरफ। सराउंड्स यानी चारों तरफ। प्रोडिगल, प्रोडिगल वर्ड आया है। प्रोडिगल्स यानी होता है अपव्ययी। अपव्ययी मतलब फिजूल खर्च, पैसे का फिजूल खर्च, बर्बादी करना, अपव्यय करना, फिजूल में खर्च कर देना। रिटर्निंग यानी वापस आना। रिटर्निंग यानी वापस आना। मेक एंड मूव, मेक एंड मूव, मेक एंड मूव यानी बनाए रखना और नियंत्रित रखना। मेक एंड मूव यानी बनाए रखना और नियंत्रित रखना। फॉरगिव यानी क्षमा कर देना। फॉरगिव यानी क्षमा कर देना। वर्ल्ड यानी संसार। शेपिंग, शेपिंग यानी रूप देना। लव यानी प्यार। शरो यानी दुख, शरो यानी दुख। अब प्रत्येक स्टेंजा का अर्थ देखेंगे। साइलेंस सराउंड्स अस, जब हम दोनों पिता और पुत्र साथ में बैठते हैं तो मौन हमें घेर लेता है। साइलेंस सराउंड्स अस, जब हम पिता और पुत्र साथ बैठते हैं तो मौन हमें घेर लेता है। ना पिता पुत्र से बात करता है, ना पुत्र पिता से बात करता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मौन हमें घेर लेता। पिता कहता है, कवि नहीं है, पिता, पिता कहता है कि मौन हमें घेर लेता है।
साइलेंस सराउंड्स अस, मौन हमें घेर लेता है। आई वुड हैव हिम, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल्स रिटर्न टू। उसे उसे थोड़ा सा कौतुक होगा, या आई वुड हैव हिम, फिर से थोड़ा सा देख लें। साइलेंस अराउंड्स अस, मौन हमें घेर लेता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू। पिता चाहता है, जब हम दोनों साथ में बैठते हैं तो हमें चारों तरफ से शांति घेर लेती है। आई वुड हैव, मैं चाहूंगा, पिता कहता है कि मैं चाहूंगा कि उसका खर्चीला बेटा बाहर जाकर संसार बनाने और चलाने की अपेक्षा यह बेहतर होगा कि वह अपने पिता के घर लौट आए। साइलेंस अराउंड अस, जब हम दोनों साथ बैठते हैं तो हमें शांति घेर लेती है। जब हम दोनों साथ बैठते हैं तो मौन हमें घेर लेता है, चारों तरफ हमारे शांति हो जाती है, मौन हमें घेर लेता है। लेकिन पिता कहता है आई वुड हैव हिम प्रोडिगल्स रिटर्न टू, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा खर्चीला बेटा वापस आ जाए। हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर वापस आ जाए। हालांकि उसे थोड़ा सा कौतुक होगा, थोड़ा घबराहट हो रही होगी, मैं जानता हूं, लेकिन वह अपने पिता के घर वापस आ जाए। हिज फादर्स हाउस, वह अपने पिता के घर वापस आ जाए। द होम ही न्यू, वह घर जिसे वह जानता था। rather than see him make and move his word, बल्कि उसे अपनी दुनिया बनाने और आगे बढ़ने के लिए देखता था। rather than see him make and move his word, बल्कि उसे अपनी दुनिया बनाने और आगे बढ़ने के लिए देखता था। I would forgive him too, मैं उसे भी माफ कर दूंगा कि वह बाहर की दुनिया में जा रहा था, बाहर की दुनिया में अपना संसार बनाने का प्रयास कर रहा था। सारी बातों को मैं भूल जाऊंगा। I would forgive him too, मैं उसे माफ कर दूंगा। Shaping from sorrow a new love, दुख के एक नया प्यार आकार देने के लिए। ये जो दुख है, शरो है, इसको मैं नया आकार देकर नए प्रेम को जन्म देना चाहता हूं, नया प्यार बनाना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से पिता उसे क्षमा कर दूंगा। पिता बीते बातों को भूलने के लिए तैयार है। वह वापस में एक नया प्यार बनाना चाहता है। सारे दुखों को भूलकर वह एक बार पुनः वह नया प्यार बनाना चाहता है, न्यू लव। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे।
पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लें प्रिय विद्यार्थियों। ग्लोब, यहाँ पर एक शब्द आया है, ग्लोब आया है। ग्लोब मीन्स पृथ्वी, संसार। ग्लोब मीन्स पृथ्वी, संसार। ग्लोब मीन्स क्या होगा? पृथ्वी, संसार होगा। और लैंड यानी भूमि, लैंड यानी भूमि। अंडरस्टैंड यानी समझ। स्पीक यानी बोलना। ग्रोज, ग्रोज यानी विकसित होना। ग्रिफ, ग्रिफ यानी होता है शोक, दुख। एम्प्टी यानी खाली। हैंड यानी हाथ, हैंड यानी हाथ। लॉन्गिंग यानी होता है प्रबल इच्छा, लॉन्गिंग यानी प्रबल इच्छा, तड़प। फॉरगिव यानी क्षमा करना, फॉरगिव यानी क्षमा करना। पुट आउट, पुट आउट यानी होता है फैलाना, पुट आउट यानी फैलाना। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ समझेंगे। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव। पिता और पुत्र, हम दोनों को एक ही दुनिया में, ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। पिता और पुत्र, हम दोनों को एक ही दुनिया में, एक ही भूमि पर रहना है। पिता और पुत्र, हम दोनों को एक ही दुनिया, एक ही भूमि पर रहना है। ही स्पीक्स, अब पुत्र बोलता है। यहां पर ही शब्द यूज किया गया है। अब पुत्र बोलता है। ही स्पीक्स, पुत्र बोलता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं खुद को समझ नहीं सकता, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता, मैं खुद को समझ नहीं सकता। माई सेल्फ, मैं स्वयं को समझ नहीं सकता। माई सेल्फ, मैं स्वयं को समझ नहीं सकता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि क्रोध दुख में क्यों बढ़ता है, कि गुस्सा जो है दुख में क्यों बढ़ता है। जब जब मैं दुखी होता हूं तो वह क्रोध बनकर फूटकर बाहर आता है। जब भी मैं गुस्सा होता हूं तो, जब भी मैं दुखी होता हूं, ग्रिफ, जब भी मैं दुखी होता हूं तो वह गुस्से के रूप में बाहर आता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह बहुत गुस्सा करने लगता है। भला ही कोई कितनी प्यारी बातें करता हो तो वह गुस्से से बोलता है। तो वही कहता है पुत्र कि क्रोध दुख में क्यों बढ़ता है, कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उसे उतना ही क्रोध आता है। We each put out an empty hand. We each put out an empty hand. हम एक हाथ खाली रखते हैं, हम एक हाथ खाली रखते हैं। Longing for something to forgive, किसी चीज को क्षमा करने की लालसा लिए। हम एक हाथ खाली रखते हैं कि किसी चीज को क्षमा करने की इच्छा लिए हुए, लालसा लिए हुए, कि दोनों पिता और पुत्र दोनों हाथ खाली रखे हुए हैं, एक हाथ, कि दोनों मिल जाएं। लेकिन अब दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि दोनों चाहते हैं कि मिल जाएं
पिता भी चाहता है कि पुत्र से मिल जाए, पुत्र भी चाहता है कि पिता से मिल जाए। दोनों एक एक हाथ खाली रखे हैं, दोनों गले मिलना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं। अब आगे कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। इस तरह यह पोयम पूरी हुई। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th की पूरी पोयम आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। स्ट्रेंजर्स यानी होता है अजनबी, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी। अंडरस्टैंड यानी समझना, सीड यानी बीज, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, फिर से रिपीट हो गया है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, सरो यानी दुख, लैंड यानी भूमि। डिजाइन यानी योजना, प्रोडिगल यानी होता है फिजूल खर्च, रिटर्निंग यानी वापस आना, ग्लोब यानी पृथ्वी, ग्रिफ यानी दुख, लॉन्गिंग यानी तड़प, फॉरगिव यानी क्षमा करना। तो इस तरह यह वीडियो पूरी कंप्लीट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ क्लास 11th की सारी पोयम आपकी कंप्लीट हुई। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो विद्यार्थी नए हों, और जिन्होंने ना देखे हों तो पिछले वीडियो में जाकर प्रत्येक पोयम की वीडियो आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को, कम से कम 10 दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उन्हें भी अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके और उनका भी कोर्स पूर्ण हो सके, उन्हें भी अच्छी पढ़ाई मिल सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।